Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. Today we will discuss the very first chapter of your class 8, the book Honeydew, the first chapter, the best Christmas present in the world. Before you read के अंदर दे रखा है, there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates and periods. हिस्ट्री के अंदर कुछ डेट्स होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है, कुछ ऐसे पीरियड होते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जो कि सबको पता होने चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. और ये जो स्टोरी है इसके अंदर ऐसा ही एक इवेंट, ऐसी ही एक डेट, ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया गया है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स. एक वॉर हुआ था कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में हुआ था. कब हुआ था? 1914 में. 1914 के अंदर क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये जो 1914 का जो वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है. और इसी के बारे में कुछ ऐसा एक इवेंट हुआ था जब ये वॉर होने वाला था, तब ऐसा एक इवेंट हुआ था, ऐसी एक घटना हुई थी जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? और क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? मैंने आपको बता दिया ये कौन सा था. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप एंड ब्रिडपोर्ट. आई का मतलब जो हमारे राइटर हैं, तो क्या चीज मिली इनको एक जंक शॉप के अंदर? जंक शॉप क्या होती है? जहां पे पुराना सामान मिलता है, जहां पे कबाड़ी का जो दुकान होती है उसको अपन कहते हैं जंक शॉप. जहां पर कि पुराना टूटा फूटा सामान मिलता है. तो राइटर बोल रहे हैं आई स्पॉटेड इट. स्पॉटेड इट का मतलब क्या होता है? सॉ इट या फिर फाउंड इट. मतलब इसको कोई चीज मिली एक कबाड़ी की दुकान में. कौन सी चीज थी? रोल टॉप डेस्क. रोल टॉप डेस्क ऐसी एक लकड़ी की टेबल होती है जिसके ऊपर ऐसा कुछ बना होता है, इसको हम बोलते हैं रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वाज द अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और ये जो द मैन कौन है? ये वो शॉपकीपर है, जंक शॉप का ओनर है, वो है. उसने हमारे अपने वो राइटर को क्या बताया कि ये जो टेबल थी वो अर्ली 19th सेंचुरी की थी और ओक वुड की बनी है. ओक क्या होती है? एक तरह की वुड होती है, एक तरह की लकड़ी होती है, इसको अपन ओक वुड बोलते हैं. तो जो शॉपकीपर था, जो कबाड़ी वाला था, जो जंक शॉप वाला था, उसने राइटर को क्या बताया कि ये जो टेबल है ये ओक वुड की बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि मुझे ऐसी ही एक टेबल चाहिए थी, लेकिन जब हम इसको खरीदने जाते हैं या फिर जब उसको कभी खरीदने गया होगा तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है वो टेबल. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. और ये जो उसको कबाड़ की दुकान में जो उसको टेबल मिली थी वो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में थी, इसकी हालत सही नहीं थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. और उसका जो ऊपर का हिस्सा था, जो रोल टॉप था, जो ऊपर का जो हिस्सा था, वो बहुत सारे टुकड़ों में हुआ था या फिर वो टूटा फूटा था. वन लेग क्लमजीली मेंडेड. और जो इसकी एक टांग थी, जो जैसे इसकी चार टांगे होती, चार पैर होते हैं, चार स्टैंड होते हैं जो टेबल के, तो जो एक उसका जो पैर था वो मतलब जोड़ा गया था, लेकिन वो हिल रहा था बहुत ज्यादा. क्लमजीली का मतलब अच्छी तरीके से उसको रिपेयर नहीं किया गया था. एंड स्क्रॉच मार्क्स इज ऑल डाउन वन साइड. स्क्रॉच मार्क्स क्या होता है? बर्न मार्क्स. और इसकी एक साइड पर जलने के निशान थे, मतलब कभी आग में या फिर कभी उसको मतलब टेबल पर कभी आग लगी होगी तो ऐसे मार्क्स थे. इट वॉज गोइंग फॉर ए. और वो जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, जो जंक शॉप का जो शॉपकीपर था, वो उसको बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा था. आई थॉट आई रिस्टोर. तो राइटर ने सोचा कि मैं इसको ले लेता हूं और मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूं. रीस्टोर का मतलब क्या होता है? रिपेयर कर. इट वुड बी ए रिस्क. लेकिन ये एक रिस्क था, क्या पता वो सही होती या ना होती, या फिर फर्दर उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती. चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. तो इसने एक चैलेंज लिया, इसने एक रिस्क लिया और उसने उसको खरीद लिया. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. और उसने उस आदमी को पे किया और उस टेबल को उठा करके कहा लिया है अपने वर्क रूम में. वर्क रूम का मतलब जहां पर ये चीजों को रिपेयर करता होगा या फिर कुछ ठीक ठाक करता होगा, तो वहां पर ये अपनी उस टेबल को उठा करके ले आता है. द बैक ऑफ द गैराज. जो कि वर्क रूम कहां पर था? उसके गैराज के पीछे की साइड में. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और इसने वहां पर उस टेबल को ठीक करने का काम चालू कर दिया. कब किया? क्रिसमस ईव पर.
अब क्रिसमस ईव का मतलब क्या है? आप सब लोगों को पता है कि क्रिसमस ईव कब होता है। जैसे कि क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस, और इससे एक शाम पहले मतलब कि इवनिंग ऑफ 24 दिसंबर, 24 दिसंबर की जो शाम की जो टाइम है या फिर शाम का जो टाइम है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिसमस ईव। तो उस टाइम पर इसने उस टेबल को रिपेयर करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो इसने क्या किया? ऊपर का जो हिस्सा था जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा सा था उसको वहां से हटाया और उसके अंदर जो ड्रॉर्स थी उनको निकालना शुरू किया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर का मतलब क्या है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑफ डेकोरेटिव वुड। आपने देखा होगा किसी भी फर्नीचर के ऊपर सनमाइका लगी हुई होती है, या तो प्लास्टिक की होती है या फिर वुड की होती है, जो कि पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी, उसको बोलते हैं विनियर। ओके। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो इसको क्या लग रहा था कि वो जो विनियर जो उतर गई है या फिर जो सनमाइका या फिर जो प्लाईवुड उसके ऊपर से निकल गई है, ये पानी की वजह से निकली है। पहले उसको लग रहा था कि आग से खराब हो चुकी है, लेकिन अब जब ये धीरे धीरे उसको रिपेयर कर रहा था तब इसको लग रहा था कि नहीं, ये पानी से भी कुछ खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन ऑफ देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो अब इसको पता चल रहा था धीरे धीरे, जैसे कि उसको रिपेयर कर रहा था तब इसको पता चल रहा था कि नहीं, पानी और आग दोनों से ये टेबल क्या हुई है? खराब हो चुकी है। टेकन एयर टोल का मतलब होता है डैमेज, मतलब पानी ने और आग ने दोनों ने ही मिलकर इस टेबल को खराब कर दिया है। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब शट टाइट। सारी ड्रॉर्स निकाल ली, लेकिन जो एक ड्रॉर थी जो कि बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, निकल नहीं रही थी उसके अंदर से। ओके। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। और इसने इसको निकालने की बहुत कोशिश की, थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन ये निकल नहीं रही थी। I used brute force. I struck sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. इसने क्या किया? थोड़ा सा और जोर लगाया, मतलब ब्रूट फोर्स लगाया। कहां से? आउट ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मुट्ठी है, मुट्ठी का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अपन कहते हैं फिस्ट। तो उसने थोड़ा सा ठोका पीटा, उसको जोर लगाया, तो क्या हुआ? वो ड्रॉर खुल गया, और ड्रॉर खुलने के बाद इसको क्या पता चला? ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस। तब उस ड्रॉर के अंदर भी एक शैलो स्पेस था, एक थोड़ी सी जगह थी, जैसे कि एक सीक्रेट ड्रॉर हो, मतलब उसके अंदर एक सीक्रेट जगह और थी। एक ड्रॉर के अंदर दूसरा सीक्रेट ड्रॉर भी था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां पर कुछ इसको मिला भी, कुछ चीज थी वहां पर उसके अंदर, और वो क्या था? आई रीच इन द हैंड एंड टुक आउट ए स्मॉल टिन बॉक्स। और जब उसने उसके अंदर हाथ डाला तब उसको क्या मिला? टिन का बॉक्स, मतलब एक टिन का बना हुआ छोटा सा बॉक्स मिलता है उसको वहां पर। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और जब ये उस टिन के बॉक्स को खोलता है तब उसके अंदर एक इसको पेपर मिलता है, नोट पेपर, मतलब उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था जिसके ऊपर क्या लगी हुई थी? सेलो टेप लगी हुई थी। वो पेपर फोल्डेड था और उसके ऊपर सेलो टेप से उसको फोल्ड करके उसके अंदर रखा गया था। एंड रिटन ऑन इट इन द शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अपने हाथ लिखते लिखते कभी कांपते हैं, तो उस समय जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग, मतलब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? शेकी हैंड राइटिंग के अंदर, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो ये लेटर कब लिखा गया था? 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसके ऊपर क्या लिखा गया था कि ये जब ये लेटर लिखा गया है तो ये लेटर मेरे साथ ही दफनाया जाए, मतलब जब वो टाइम आए, जब वो पीरियड आए, जब उसकी डेथ हो जाए तो ये लेटर भी उसी के साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब इसको लग रहा था कि जब इसके ऊपर ऐसी डेट लिखी हुई है और ये सब बातें इसके ऊपर लिखी हुई है, तो अब इसको लग रहा था कि मुझे ये लेटर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट बातें हो सकती है। तो ये चीज अच्छा नहीं रहता कि अपन किसी की प्राइवेट बातों को पढ़े या फिर ऐसा कोई चीज खोले जो कि अपनी नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लग रहा था कि मैं इस लेटर को ना खोलूं, बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्ट्रग्स। लेकिन क्यूरियोसिटी, इसको क्यूरियोसिटी हो रही थी, मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। जैसे अपन को होता है ना, कोई चीज अपन से कोई छुपाई जाती है लेकिन अपन को वही चीज जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। स्कल्प्स का मतलब क्या होता है? फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। अपन को पता होता है कि अपन वो चीज गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन वो चीज करते हैं, तो उस चीज को करने में अपन को क्या होती है? थोड़ी सी
हिचकिचाहट होती है, अपन थोड़े से डरते हैं कि भाई अपन वो चीज गलत तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपन वो चीज करते हैं, तो उसका मतलब होता है स्कल्प्स, मतलब उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी वो काम करने के लिए। ओके, इट यूजुअली डज इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एड्रेस, और जैसे उस बॉक्स को खोलता है उस लेटर के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, एक एनवलप होता है, उसके अंदर एक लिफाफा होता है, एक एनवलप होता है जिसके अंदर लेटर था। उस एनवलप के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? तो मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, एड्रेस लिखा हुआ था, मतलब जिसको वो लेटर लिखा गया था उसका एड्रेस लिखा हुआ था। क्या एड्रेस था वो? वो लेटर किसको लिखा गया था? मिसेस जिम मैकफरसन को वो लेटर लिखा गया था, जिनका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। It took out the letter, I took out the letter and unfolded it, और उस एनवलप में से वो लेटर निकालता है और उसको अनफोल्ड करता है, मतलब वो फोल्ड करके उसके अंदर रखा गया था, अब उसको वो अनफोल्ड करता है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और वो लेटर पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपर क्या डेट डाली हुई थी? उसके ऊपर December 26, 1914। 1914 में वो पेपर जो था वो लेटर लिखा गया था और उसके ऊपर डेट थी December 26। ओके, आगे आगे क्या दिया हुआ है? अब इस लेसन का आ जाता है पार्ट सेकंड, जिसके अंदर कि वो लेटर पढ़ रहा है। लेटर को अनफोल्ड किया, लेटर के अंदर क्या लिखा गया अब आपको आगे बताते हैं। डियरेस्ट कोनी, अब एक नया नाम अपने सामने आया, क्या आया? कोनी। अभी कोनी कौन है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था ये, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समटाइम्स वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई एम मस्ट टेल यू अबाउट इट एट वंस। अब उसके अंदर कोई कोनी से बात कर रहा है, फिर कोनी को जिसने लेटर लिखा है वो क्या बता रहे हैं? आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, ये लेटर लिखते समय मैं बहुत ज्यादा खुश हूं या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, क्यों? ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था उस टाइम पर, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया वो लेटर लिखने के लिए, और तुरंत ही उसने वो लेटर लिखने लगा। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मैं अभी तुम्हें उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ अभी अभी हुआ, और वो इतनी वंडरफुल चीज थी कि वो तुरंत ही वो लेटर उसको लिखकर बताना चाहता था। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन टू आवर ट्रेंचेस, हम सब जो सोल्जर्स थे या फिर हम सब जो लोग थे वो सब जो ये बता रहे हैं, जो ये लेटर लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम सब अपने अपने ट्रेंचेस के अंदर कल खड़े हुए थे। अब ट्रेंचेस क्या होता है? देखिए क्या होता है ट्रेंचेस, इस चीज को बोलते हैं ट्रेंचेस। देखिए क्या होता है, यह है कोई बॉर्डर, दो कंट्रीज है, उसकी एक बॉर्डर है, उसकी तरफ दूसरे कंट्री वाले लोग हैं, इस तरफ कोई दूसरे कंट्री वाले लोग हैं, तो ये लोग क्या कर लेते हैं? ट्रेंचेस बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जमीन के अंदर एक लंबे लंबे ऐसे इस तरीके से कुछ वो रास्ते बनाए हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रेंचेस, या फिर छुपने के लिए ऐसी कुछ चीज बनाई जाती है जिसको कहते हैं ट्रेंचेस। तो ये क्या बता रहे हैं कि हम सभी जो सोल्जर्स थे वो कल अपने अपने ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे क्रिसमस मॉर्निंग, और वो कौन सा दिन था? वो क्रिसमस मॉर्निंग का था, मतलब क्रिसमस की सुबह का ये वक्त है जब ये अपना टाइम बता रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था? सभी लोग या सभी सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे। It was crisp and quite all about at beautiful morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning। और वो सुबह कैसी थी? वो टाइम कैसा था? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, ठीक है, जैसे कि क्रिसमस में पड़ती है हमेशा। जैसे क्रिसमस में टाइम होता है, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फ गिर रही थी, जैसा कि हमेशा क्रिसमस पे होता है, तो ये वैसा ही दिन था। I should like to be able to tell you that we begin it। और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आगे जो भी घटना हुई है ये हमने शुरू नहीं की। क्या घटना हुई है आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, किसी ने देखा, हम में से किसी ने देखा कि हमारे अपोजिट साइड से, मतलब कि जैसे मान लीजिए जो हमें जो ये घटना बता रहे हैं वो यहाँ खड़े हैं और उन्हें अपोजिट साइड से कुछ दिखा। क्या दिखा? कि कोई सोल्जर व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहा है, या फिर एक सफेद जो झंडी होती है उसको फहरा रहा है, या फिर वेव कर रहा है। चलिए आगे। Then they were calling out us from across no man's land। no man's land का मतलब क्या है? no man's land का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये बॉर्डर है, इस तरफ कोई कंट्री है, इस तरफ भी कोई कंट्री है, दोनों अलग अलग कंट्री के लोग खड़े हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये होती है बॉर्डर, इसको अपन बोलेंगे नो मैंस लैंड।
इस वाला हिस्से को बोलते हैं अपन नो मैंस लैंड, मतलब कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, ठीक है। Then they were calling out of us from across no man's land, तब उसको वहां से कोई किसी को कुछ बुलाने की आवाज आती है नो मैंस लैंड के अक्रॉस से, मतलब उस तरफ से किसी के कुछ बुलाने की आवाज आती है। वो आवाज क्या होती है? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब हैप्पी क्रिसमस उनको विश कर रहे हैं उस साइड के। अभी टॉमी का मतलब क्या है देखिए, पहले टॉमी का मतलब समझेंगे। A common English name used to hear for British soldiers, ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनका एक कॉमन नेम होता है टॉमी। तो ये लोग जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको टॉमी कह के बुला रहे हैं, या फिर हम उनको यहाँ पर टॉमी कह के ही पढ़ेंगे। उनके लिए टॉमी नेम जो है वो यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है। जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जर्मन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वहां से आवाज लगाई और क्या बोलते हैं वो टॉमीज को, मतलब जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको क्या कह के बुलाते हैं? उनको वो विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर क्या होता है, वहां पर बीच में बॉर्डर है, उस साइड दूसरी कंट्री के लोग हैं, इस साइड दूसरी कंट्री के लोग हैं, दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि भाई कौन कब क्या कर सकता है। और तभी उस तरफ से आपको कोई विश करे हैप्पी क्रिसमस, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली बात होगी। तो यही होता है, ब्रिटिश सोल्जर्स क्या होते हैं, जब जर्मन उनको हैप्पी क्रिसमस जब उनको विश करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, ये सुनकर। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और अब ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं इसमें से भी कुछ लोग उनको जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? सेम टू यू फ्रिट्स। अब ये फ्रिट्स है यहाँ पर, अब ये फ्रिट्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर्स, जैसे कि टॉमी अपन ब्रिटिश सोल्जर्स को बुला रहे हैं, या फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो टॉमी जो है एक कॉमन नेम है ब्रिटिश सोल्जर्स का, वैसे ही जो फ्रिट्स है वो है जर्मन सोल्जर्स का नेम, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो भी फ्रिट्स को या फिर हैप्पी क्रिसमस सामने से भी वो लोग क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। सेम टू यू आई थॉट दैट वुड बी दैट, और इसने सोचा कि ठीक है, वहां से भी किसी ने हैप्पी क्रिसमस बोला, यहाँ से भी किसी ने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, और यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे ने एक दूसरे को विश कर दिया, बस यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। वी ऑल डिड बट देन सडनली, ठीक है, लेकिन तभी अचानक क्या होता है? वन ऑफ देम वाज अप इन देयर इन ए ग्रेट कोट। तभी क्या होता है कि जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनमें से एक कोई बाहर आता है, अपनी ट्रेंचेस से बाहर आता है, जिसने क्या पहन रखा था? ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहन रखा था। ग्रेट कोट मतलब क्या होता है? ग्रेट कोट मतलब एक लॉन्ग सूट या फिर एक लंबा सा सूट पहना होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेट कोट, क्योंकि कैसा था? ग्रे कलर का था, ओके। एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, तो वो क्या कर रहा था? वो जो सोल्जर आया बाहर आया, उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहन रखा था और एक व्हाइट कलर का फ्लैग वेव कर रहा था, या फिर ऐसे ऐसे हिलाकर उनको दिखा रहा था, ठीक है। डोंट शूट लेट्स, लेट्स का मतलब होता है बॉयज। वो जब बाहर आता है व्हाइट फ्लैग को जब वेव करता है, और व्हाइट फ्लैग को वेव करते करते क्या बोलता है? ब्रिटिश सोल्जर्स को बोलता है कि शूट मत करना बॉयज, मेरे को शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई वहां से चिल्लाता है, एंड नो वन डिड, और कोई उनको शूट भी नहीं करता है। Then there was another fits up on the parapet and another keep your heads down। तब क्या होता है? धीरे धीरे एक एक करके जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो बाहर आते जाते हैं, और सभी लोग क्या होते हैं? एक एक करके जब बाहर आते हैं तब कीप योर हेड्स डाउन। तब ये कौन बोलता है कीप योर हेड्स डाउन? जो ब्रिटिश सोल्जर्स का जो अपन को ये स्टोरी सुना रहे हैं वो अपने सोल्जर्स को बोलते हैं कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे ही रखना। क्या पता उनकी कोई चाल हो सकती है, ये है ना, क्योंकि सब लोग भाई एक एक करके बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई ट्रिक हो इनको फंसाने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं? अपने सोल्जर्स को बोलते हैं कि जब वो लोग बाहर आ रहे थे एक एक करके, तो आप लोग अपने हेड्स को डाउन रखेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, और उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि शायद ये एक ट्रिक है हमें फंसाने के लिए। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और उसमें से एक जर्मन सोल्जर्स क्या वेव कर रहा था, क्या उनको हिला करके दिखा रहा था? एक बॉटल, ठीक है। वो बॉटल किसकी थी? इट इज ए क्रिसमस डे टॉमी, और वो उनको बोलता है कि आज एक क्रिसमस का दिन है। टॉमीज, टॉमीज का मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बोलते हैं कि आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव शिनैप्स, शिनैप्स का मतलब क्या होता है? अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। वो लोग एक ड्रिंक कंज्यूम करते हैं जो कि ग्रेन से बनती है, अनाज से बनती है, उसको बोलते हैं स्नैप्स। तो उनके पास ये स्नैप्स होती है, ये ड्रिंक्स होती है। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास सॉसेज हैं। सॉसेज का मतलब क्या होता है?
एक जैसे कि आप समझ लीजिए ब्रेड, एक लंबा सा ब्रेड या फिर मीट टाइप का कुछ वो प्रोडक्ट होता है जिसको वो लोग खाते हैं, जिसको वो लोग वो अपने वो कंज्यूम करते हैं, उस चीज को कहते हैं सॉसेज। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, वी मीट यू। जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो बोलते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड। अभी क्या देखते हैं कि वहां से खूब सारे लोग, जो कि जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं, खूब सारे लोग निकल करके ब्रिटिशर्स की तरफ आते रहते हैं, या फिर उस नो मैन लैंड की तरफ आते हैं जो बॉर्डर होती है उसकी तरफ वो दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनमें से किसी के पास भी राइफल नहीं थी या फिर बंदूक नहीं थी। वो लोग क्या करने आ रहे थे, वो लोग सब उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उनके पास स्नैप्स थे, वो ड्रिंक्स थे, या फिर खाने के लिए कुछ सामान था, लेकिन उनके पास राइफल नहीं थी, उनके पास बंदूक नहीं थी। बहुत बड़ी बात है, जब दो सोल्जर्स, वो भी अलग अलग कंट्रीज के, एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे बिना राइफल के, तो बहुत बड़ी बात होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग। तब एक लिटिल मॉरिस, क्योंकि इनका एक ऑफिसर था, ये ब्रिटिश का एक ऑफिसर था, वो भी अपने सोल्जर्स को बोलते हैं कि हम किसका वेट कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। तब उन लोगों को कोई भी चीज रोक नहीं सकी और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। और ये जो स्टोरी सुना रहे हैं, ये जो लेटर लिख रहे हैं, ये क्या थे, एक ऑफिसर थे। तो ये बता रहे हैं कि मैं एक ऑफिसर था, मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए था। क्यों रोकना चाहिए था? क्योंकि हो सकता है ये कोई ट्रिक हो या फिर इनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि ऑफिसर थे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोकें, है ना। लेकिन ये उनको नहीं रोकते हैं, आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट नेवर इवन अकॉर्ड टू मी एज आई शुड। तो ये क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों को मुझे रोकना चाहिए था, कि ऐसा वहां पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one of the another grey coats and khaki coats, meeting in the middle. अब क्या हो रहा था कि वहां पर खूब सारे लोग दिखाई दे रहे थे, है ना। अब ये जो ग्रे कोट्स थे, ये किनके थे? ये ग्रे कोट्स थे किनके थे? जर्मन्स के। और खाकी कोट किसके हो गए? ब्रिटिशर्स के। वहां पर क्या दिख रहा था कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स, दूर से अगर अपन देखें तो ऐसा लग रहा था कि उस तरफ से ग्रे कोट्स वाले आ रहे हैं, इस तरफ से खाकी कोट्स वाले आ रहे हैं। तो दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से आकर के नो मैंस लैंड पर, उस बॉर्डर पे आकर एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। मैं का मतलब जो ये स्टोरी लिख रहे हैं, जो ये लेटर लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था। मतलब मैं भी ये जो वहां पे जो ये सिनेरियो चल रहा था, जो भी सीन चल रहा था, मैं भी उसका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। देखो कितनी बड़ी बात है, वी वर मेकिंग पीस। मतलब वहां पर पहले क्या था, वार का माहौल था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, है ना। उसी के बीच में कुछ ऐसा होने लगा कि जब दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से मिलने के लिए नो मैंस लैंड पे आ रहे थे, तो वहां पर जाके क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर वी वर मेकिंग पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। ये लोग वहां पर शांति कायम कर रहे थे, मतलब पार्टी करने वाले थे या फिर जो भी करने वाले थे, ये लोग वहां पर उस वॉर को भूल करके, उस दुश्मनी को भूल करके ये लोग अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले थे। मतलब वहां पर शांति पैदा करने वाले थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। अब जो लेटर लिख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं अपनी वाइफ कोनी को? क्या बताते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता डियर कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। जब मैंने जो फ्रिट्स, मतलब कि जो जर्मन का जो ऑफिसर था, जब मैंने उनकी आंखों में देखा, तब मुझे कितना अच्छा फील हुआ, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हु अप्रोच्ड मी एंड आउटस्ट्रेच्ड, जिसने मुझे, मतलब मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि हैंस वोल्फ। उसने अपना नाम क्या बताया? तो ये बता रहा है कि जब जो वो जर्मन का जो ऑफिसर था, उसने जब मुझसे हाथ मिलाने के लिए जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, तब मुझे उसकी आंखों में देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता। और उसने अपना नाम क्या बताया आके? हैंस वोल्फ। जो वो जर्मन का जो ऑफिसर था, उसने अपना नाम बताया हैंस वोल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरा हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ा और अपना नाम बताया, आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ। और उसने अपना एड्रेस क्या बताया, वो कहां से था? वो था डजलडॉर्फ नाम की कोई जगह थी, वो वहां से था।
आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। और उसने बताया कि मैं पहले क्या करता था, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। सेलो का मतलब क्या होता है? ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसका मतलब होता है सेलो। ठीक है, इसका मतलब होता है सेलो। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं सेलो। तो वो बताता है कि मैंने ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था पहले। कैप्टन जिम मैकफरसन ही रिप्लाइड। और उसने भी अपना नाम क्या बताया? कैप्टन जिम मैकफरसन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। और वो भी उसको सामने से विश करता है और बोलता है हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्जेट। मैं भी क्या था, एक स्कूल का टीचर था जो कि कहां से था? डॉर्जेट से था। इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट एरिया से था। डॉर्जेट ही स्माइल्ड। और वो सामने से जो था, जो ऑफिसर था, उसने स्माइल किया और बोला कि अच्छा तुम डॉर्जेट से थे। आई नो दिस प्लेस। मैं इस प्लेस के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल। और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। रम का मतलब क्या होता है? अल्कोहल ड्रिंक्स होती है जिसको अपन रम बोलते हैं। राशन का मतलब जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था, तो उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक। और वो बताता है अपनी वाइफ को, कोनी को, कि हमने और क्या क्या बातें की, हमने किस तरीके से बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और जो वो जर्मन का जो ऑफिसर था वो परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था। कैसे बोल सकता था? बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट ऑफ फुट इन डॉर्जेट। लेकिन उसने बताया कि वो आज तक कभी डॉर्जेट नहीं गया था, उसने कभी भी अपना कदम डॉर्जेट में नहीं रखा था, लेकिन उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। नेवर एवन बीन टू बी इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल। और उसने इंग्लैंड के बारे में, आज तक कभी इंग्लैंड नहीं गया था, लेकिन उसने इंग्लैंड के बारे में कहाँ पढ़ा था? स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और वो जहां पर भी जो भी बुक्स पढ़ता था सारी इंग्लिश में पढ़ता था, इसलिए उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। His favorite writer was Thomas Hardy। और उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। So out there in the man's land, we talked about Bathsheba and Gabriel and the सार्जेंट ट्रॉय एंड द डॉर्जेट। और खूब सारी बातें करते हैं जैसे कि बादशेबा के बारे में, गैब्रियल के बारे में, एंड द सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्जेट के बारे में खूब सारी बातें इनके बीच होती है। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। जो था वो जर्मन का ऑफिसर था, वो अपने बताता है कि उसकी एक वाइफ और एक छोटा बच्चा था, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि सिर्फ 6 महीने का था। As I looked about me, there was a hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। अब उसको वहां पर कैसा सिनेरियो दिख रहा था, कैसा सीन दिख रहा था? वहां पर जो सभी लोग थे जो कि ग्रे कोट के अंदर थे, जो कि खाकी कोट के अंदर थे, वो सब लोग वहां पर क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, या फिर खाना पीना खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट इज वर लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी। अब कोनी ने क्या भेजा था? जो लेटर लिख रहे थे, कोनी ने मतलब अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस केक भेजा था, जो कि वो अपने जो वो जर्मन सोल्जर था या फिर जर्मन सोल्जर का जो ऑफिसर था उसके साथ में वो केक शेयर करते हैं। He thought that the marzipan was the best of the he had ever tasted। अब उनको बताते हैं कि आज तक का जो उन्होंने अच्छा जो केक जो उन्होंने टेस्ट किया था उसका नाम क्या है? मर्जीपान। अब देखिए मर्जीपान क्या होता है? अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। केक के ऊपर एक ऐसी कवरिंग की जाती है जो कि इन चीजों से मिलकर बनी होती है। किन चीजों से? जैसे कि शुगर हो गया, एग हो गया, या फिर बादाम हो गया, आलमंड्स वगैरह हो गए, इन सब चीजों से मिलकर के एक केक के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको अपन कहते हैं मर्जीपान। तो ये उनको बताते हैं कि आज तक उन्होंने जो सबसे अच्छी जो चीज जो है वो टेस्ट की है वो क्या थी? मर्जीपान। आई अग्रीड। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग। और वो उनकी जो उनकी सोच थी या फिर उनका जो भी विचार थे एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपने मिलते जुलते थे। तो थिंकिंग्स थी दोनों की एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिल रही थी। ही वॉज माई एनिमी। और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मेरा एनिमी है, जैसे कि वो सामने जैसे कि वो एनिमी थे, मतलब कि वो दूसरी कंट्री के थे, है ना, वो लोग एक दूसरे से वॉर की सिचुएशन में थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में थे वो, अब ऐसे टाइम पीरियड में वो आ चुके थे कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो सामने दूसरे किसी कंट्री के हैं और वो उसके एनिमी हैं। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस, कोनी। और वो कोनी को बताते हैं कि आज तक मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी भी नहीं की। Then someone I don't know who brought out a football। और तभी वो क्या बताता है कि पता नहीं कौन कहीं से एक वो फुटबॉल लेकर के आ गया और ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द
नेक्स्ट थिंग वी वर न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ द मैंस नो मैंस लैंड। तो उसके अंदर क्या होता है, कभी देखो अचानक से पता नहीं कौन कहीं से अपनी ये फुटबॉल लेकर के आ गया और सोल्जर्स ने क्या किया, अपने जो कोट्स थे उन्होंने जो लंबे लंबे कोट्स पहन रखे थे उनका ढेर लगा करके उन्होंने गोल पोस्ट बना लिए एक दूसरे के अगेंस्ट। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के लिए गोल पोस्ट बना ली जिसमें कि वो फुटबॉल से गोल कर सकते थे, ठीक है। और वहां पर एक टीम अपने वो बन गई जो कि थी, एक थी जर्मन्स की और एक ब्रिटिशर्स की, दोनों की टीम बन गई। अब वो लोग वहां पर क्या करने वाले थे, फुटबॉल का मैच खेलने वाले थे। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक एंड आई चीयर्ड, और हैंस वॉल्फ और ये जो लेटर लिख रहे हैं ये दोनों वहां पर बैठकर एक दूसरे का जो मैच था वो देख रहे थे और चीयर कर रहे थे, मतलब उनको एंजॉय कर रहे थे। क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग अवर फीट, तालियां बजा रहे थे, अपने पैरों को पटक रहे थे, मतलब खूब एंजॉय करने वाले थे वो लोग वहां पर। टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब उस ठंड को दूर करने के लिए ये लोग बहुत जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, अपने पैरों को जमीन पर पटक रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और तभी उनको क्या लगा, तभी उनको लगा कि थोड़ी देर बाद उनको लगा कि जो उनके जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे अंदर से भाप निकलती है अपने मुंह के अंदर से ना, जैसे धुआं सा निकलता है। तब थोड़े दिन बाद थोड़ी देर बाद इन दोनों को लगता है कि हमारे जो इनके मुंह से जो भाप निकल रही थी एक दूसरे के साथ मिंगल कर रही थी। इस जो सिनेरियो का मतलब क्या है, इस सिनेरियो का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ ऊपर वो मिलके वो लोग वो मिंगल कर रहे थे, मतलब इस जो सारे सीन का मतलब राइटर हमको क्या बताना चाहता है कि ये जो सारा जो मैच चल रहा था, सारा जो सीन चल रहा था, ये दोनों ऑफिसर एक दूसरे के साथ बैठे थे जो कि थोड़ी देर पहले या फिर कुछ घंटे पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, वॉर की सिचुएशन में थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने दोनों की टीम का मैच देख रहे थे और उन दोनों की थिंकिंग्स, दोनों के विचार इतने मिल रहे थे, इन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब ये लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। He saw it too and smiled, और जो जर्मन का जो सोल्जर था, जो कि ऑफिसर था, उसने भी वो चीज देखी और उसने भी स्माइल किया। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, और उसने थोड़ी देर बाद कहा, जिम मैकफरसन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। वो बताता है या फिर वो उसको बोलता है कि यही एक चीज है कि जिस चीज से हम इस वॉर को खत्म कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ये वॉर का जो अपने सिचुएशन है इसको हम खत्म कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच, किससे, एक फुटबॉल मैच खेल करके, मतलब कि ये जो वॉर है दो कंट्रीज के बीच में किसकी तरह होना चाहिए, एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए, जो कि कैसा हो, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, इसके पेरेंट्स डेड हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है कि ऐसा वॉर होना चाहिए कंट्रीज के बीच में फुटबॉल मैच की तरह, जिसके अंदर कोई भी लोग ना मरे, ठीक है, कोई भी बच्चा ना मरे, कोई बच्चा ऑर्फन ना हो, कोई बच्चा अनाथ ना हो, नो वाइफ्स बिकम विडोज, है ना, किसी भी वाइफ का हस्बैंड ना मरे, ऐसा एक फुटबॉल मैच होना चाहिए। आई हैड प्रीफर्ड क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो वो ब्रिटिश का जो सोल्जर था या फिर जो ऑफिसर था वो क्या बोलता है कि नहीं, फुटबॉल मैच नहीं, हम दोनों के बीच में एक वो क्रिकेट मैच होना चाहिए। Then we Tommies could be sure of winning. तब हम टॉमीज, मतलब हम जो जर्मन्स थे, हम लोग पक्का ही हम लोग क्या करेंगे, उस मैच को जीत लेंगे। We laughed at that and together and we watched the game. और हम दोनों हंसने लगे और दोबारा से उस गेम को एंजॉय करने लगे, देखने लगे। Sad to say, Connie Fritz won the 2 goals to 1. और ये बताते हुए उसको थोड़ा सा दुख हुआ कि जो जर्मन सोल्जर थे वो 2 गोल से वो मैच, जो वो फुटबॉल का मैच खेल रहे थे, वो जीत गए, ठीक है। आगे देखते हैं। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर। तो वो जो जर्मन जो वो सोल्जर था, जो ऑफिसर था, वो क्या बताता है उनको कि जो हमारे जो गोल्स बनाए गए थे वो थोड़े से वाइड थे, इसलिए जो हम लोगों को गोल करने में थोड़ी आसानी हुई, इसलिए हम थोड़ा जीत गए 2 गोल से, और कोई बात नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। और अब वो टाइम आ चुका था जबकि ये गेम जो फुटबॉल मैच था ये भी खत्म होने वाला था, खत्म हो चुका था, सॉरी। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। और जो स्नैप्स थे, जो ड्रिंक्स थी, खाने पीने का जो सामान था, जो कि बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। और अब हम सब लोग ये जान चुके थे कि जो भी सिचुएशन थी, जो भी पार्टी चल रही थी, अब ये खत्म हो चुकी है, ठीक है।
I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon. और ये जो दोनों ऑफिसर से एक दूसरे को बोलते हुए कहते हैं कि मतलब हम लोग होप करते हैं, हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली से जल्दी मिल पाएंगे. I think that the fighting would be end and we could all go home. और ये जो हमारे बीच में जो वॉर चल रहा है, हमारे बीच में जो स्ट्रेस वाला माहौल है, जल्दी से खत्म हो जाए और हम लोग अपने अपने घर लौट सकें. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर्स वांट. और मुझे ऐसा लगता है कि हर जो सोल्जर नो मैंस लैंड पर या फिर जो उस बॉर्डर पर रहता है, हर एक सोल्जर यही उसके दिमाग में बात होती है कि जल्दी से जल्दी ये झगड़ा खत्म हो, ये वॉर खत्म हो और वो अपनी फैमिली से मिलने अपने अपने घर जा सके. Henceforth said, take care Jim McPherson, I shall never forget this moment, nor you. तो जो कि Henceforth बोलते हैं किसको, जेम पर्सन को, कि भाई I shall never forget this moment. मैं ये जो आज का मोमेंट था, आज की जो मीटिंग थी दोनों कंट्रीज के बीच में जो सोल्जर्स की तो आज की मीटिंग थी, इसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, ना ही तुम्हें भूल पाऊंगा. नॉर यू का मतलब ना ही तुम्हें भूल पाऊंगा. He saluted and walked away from the slowly unwillingly I felt. और उसकी इच्छा नहीं थी जाने की. अनविलिंगली मतलब बेमन से वो गया, तो उसको सल्यूट किया, उसने जिम मैकफरसन को सल्यूट किया और बिना अच्छा के वो मुड़ करके जाने लगा. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. और जैसे ही वो आगे जाने लगा, उसके पीछे पीछे उसके सारे सोल्जर्स जो कि ग्रे कोट्स में थे, सभी सोल्जर्स उसके पीछे पीछे चले गए और धीरे धीरे करके वो अपने ट्रेंचेस की तरफ, ट्रेंच मैंने पहले बताया था जैसे कि जमीन के अंदर जो वो लंबा सा वो खड्डा खोदकर जो कि ये लोग सोल्जर्स लोग छुपे रहते हैं, तो कि अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ जाने लगे. द नाइट बैक इन अवर ड्रॉट्स वी हियर देम सिंगिंग एन कैरोल. कैरोल मतलब क्या होता है? एक ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है, इन सोल्जर्स के द्वारा गाया गया था. एक ट्रेडिशनल गाना होता है या फिर जो सॉन्ग होता है जो कि रात को ये सोल्जर्स अपने अपने डगआउट्स का मतलब क्या होता है? अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. जमीन के अंदर ऐसा गड्ढा खोद लिया जाता है जो कि सोल्जर्स के लिए एक घर की तरह होता है, छोटा सा. डगआउट्स मतलब एक गड्ढा होता है जिसको सोल्जर्स खोद लेते हैं एक शेल्टर लेने के लिए, मतलब उसमें रहने के लिए. तो जब रात को जब सब सोल्जर्स अपने अपने उन गड्ढों में चले गए थे, अपने अपने डगआउट्स में चले गए थे, तो वहां से सब लोग क्या करते हैं? गाना गाते हैं. गाना गाने की आवाज आती है उन डगआउट से. एंड सिंगिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुल. और बहुत ही अच्छे सुर में, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग वो गाना गा रहे थे. It was still silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. और जो दूसरी साइड के जो सोल्जर्स थे वो भी उस कैरोल के अंदर, वो भी उस गाने में उनका साथ देते हैं या फिर वो भी वो गाना गाने लगते हैं. We exchange carols for a while and then we fall silent. थोड़ी देर तक वो उनके साथ में गाना गाते हैं और उसके बाद में वहां पर शांति छा जाती है, तब सब लोग सो जाते हैं. We had our time of peace and goodwill, a time will treasure as long as I live. और वो जो उनका टाइम था, वो जो उनका पीरियड था, इतना अच्छा बीता था कि वो हमेशा उसको एक ट्रेजर की तरह, ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना. जिम मैकफरसन बोलते हैं कि ये जो टाइम बीता था, ये जो पीरियड बीता था, इसको मैं एक खजाने की तरह अपने साथ याद रखूंगा या फिर अपने साथ में रखूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अब जो ये लेटर लिख रहे हैं, ये अपनी वाइफ को बताते हैं कि डियरेस्ट कोनी, अगले साल तक क्या होगा, ये जो वॉर होगा या फिर ये जो भी ये लड़ाई होगी, जो भी ये बॉर्डर पर जो लड़ाई होगी, जो वॉर होगा, ये सब अगले साल तक कुछ भी नहीं होगा. जबकि क्या होगा? एक टेरिबल मेमोरी, मतलब एक बुरी याद बन करके रह जाएगी. जो भी अब तक वॉर चलता आया है या फिर जो बुरी चीजें उस बॉर्डर पर होती हुई आई है, तो अगले साल से ये सब कुछ नहीं होगा, बस एक बुरी याद बन करके रह जाएगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. ये बताता है कि आज जो भी कुछ हमारे साथ में हुआ, तो हमें लगता है कि आगे भी बॉर्डर पर जो आर्मीज हैं या फिर दोनों तरह के जो सोल्जर्स हैं, वो एक दूसरे से पीस बना करके रखेंगे, शांति बना करके रखेंगे. We shall be together again soon. और हम दोनों भी जल्द ही साथ में होंगे. I am sure of it. और मैं इस बात में श्योरिटी देता हूं. Your लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम. और यहाँ पर लेटर वो खत्म कर देता है. ठीक है. अब इस लेसन का पार्ट थर्ड, जो कि शायद लास्ट है. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड आउट इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप. अब यहाँ पर आई वापस आ गया, तो कि कौन है इस चैप्टर का राइटर. अब ये क्या बताते हैं कि ये वो लेटर पढ़ रहे थे
अब ये लेटर जब खत्म हो गया अब इन्होंने क्या किया, उस लेटर को दोबारा फोल्ड किया और उस एनवलप के अंदर दोबारा से उसको डाल दिया। आई केप्ट अवॉक ऑल नाइट, और ये लेटर पढ़ करके उसको नींद नहीं आई, वो सारी रात जगता रहा, इस लेटर के बारे में सोचता रहा। आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और इसको पता था कि उसको आगे क्या करना है उस लेटर के साथ। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, और ये अगले दिन क्या करता है, ड्राइव करके कहाँ पहुंच जाता है, ब्रिडपोर्ट में। ये ब्रिडपोर्ट कौन सी जगह है, जो कि उस लेटर के अंदर एड्रेस के अंदर वो जो दिया गया था ब्रिडपोर्ट, वहां पर ये ड्राइव करके जाता है, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि इसके घर से थोड़ी सी दूरी पर था, ज्यादा दूर नहीं था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, और ये वो रास्ते में जाकर के एक लड़के से पूछता है, जो कि अपना डॉग जो कि सड़क पे घुमा रहा था, उस लड़के से जाकर के पूछता है कि कॉपर बीचेस कहां पर है। कॉपर बीचेस को जगह का नाम है, तो उससे पूछता है कि कॉपर बीच नाम की जगह कहां पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट ऑफ द बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट शेल, और जब ये उस 12 नंबर घर के आगे, जो कि एड्रेस दिया हुआ था उस लेटर के अंदर, जब ये उस घर के आगे पहुंचता है, तो उसको क्या पता चलता है कि वहां कोई घर नहीं था, जबकि वहां पर एक बर्न आउट शेल था। बर्न आउट शेल मतलब डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जिस घर का एड्रेस उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, अब वो घर वहां पर नहीं था, जबकि वहां पर एक जला हुआ एक शेल्टर था, या फिर जला मतलब जो वो घर था वो पूरी तरीके से जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज ब्रॉडेड अप, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द मिस मैकफरसन। अभी क्या बोलता है, ब्रॉडेड अप मतलब कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। क्या हुआ था, जब वो घर जल चुका था तब उसकी विंडोज को लकड़ी से बंद कर दिया गया था, और जो उसकी रूफ थी, मतलब जो उस घर की रूफ थी, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तो ये क्या करता है, उस घर के पड़ोस में या फिर उस घर के पास वाले घर के अंदर से जाकर के पूछता है, कि जाकर के वहां ये जानने की कोशिश करता है कि क्या पता उसको ये पता चल जाए कि उस घर में जो लेडी रहती थी या फिर जो मिसेस मैकफरसन रहती थी, कि वो अब कहां पर है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। और उस घर में से एक ओल्ड मैन निकलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, एक बूढ़ा आदमी था, वो घर में से निकलता है और उसको बताता है कि हाँ, वो जानता है कि वो जो लेडी थी या फिर जो मिसेस मैकफरसन थी, वो अब कहां पर है। कहां पर है जिम मैकफरसन, अ लवली ओल्ड लेडी। वो बताता है कि वो लेडी है, मतलब वो जो जिम मैकफरसन है, मिसेस जिम मैकफरसन है, वो बहुत ही प्यारी लेडी है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज। मडल हेड का मतलब आप कोई बात बता तो रहे हो लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, उसको कहते हैं मडल हेड। मडल हेड मतलब कंफ्यूज। वो लेडी क्या थी, थोड़ी सी कंफ्यूज थी। बट एट हर एज, लेकिन उसकी एज हो चुकी थी। शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, उसकी एज में ऐसा होना स्वाभाविक है। या फिर जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी बूढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहने लग जाता है, तो ये बताता है कि वो लेडी बहुत प्यारी थी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी, और होना भी चाहिए क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी। 101 years old, और उनकी एज क्या हो चुकी थी, 101 year old, 101 ईयर्स हो चुके थे उसको। She had been in the house when it caught fire, जब उस घर में आग लगी, वो जो लेडी थी उस घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started, कोई भी नहीं जानता कि उस घर में आग कैसे लगी, ठीक है। But it could well have been candles, लेकिन उसको लग रहा था कि वो जो आग लगी थी वो कैंडल्स की वजह से लगी थी। वो क्या करती थी, कैंडल जलाती थी अपने घर के अंदर। शी यूज्ड टू कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो वो जो जिम मैकफरसन थी, वो क्या करती थी, अपने घर में रोशनी करने के लिए कैंडल्स यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा महंगी है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट्स यूज नहीं करती थी। वो कैंडल्स को जला के अपने घर में लाइट्स वो रोशनी कर लिया करती थी। The fireman had got her out just in time, और जो आग बुझाने के लिए जो फायरमैन आए थे, जो भी लोग आए हुए थे, उन्होंने उस लेडी को टाइम पर निकाल लिया था, जिम मैकफरसन को टाइम पर निकाल लिया था, इसलिए वो बच गई थी। She was in a nursing home now, और अभी वो कहां पर है, एक नर्सिंग होम है, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर है। He told me बर्लिंगटन हाउस, जो कि उस नर्सिंग होम का नाम क्या था, बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डॉरसेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि उस टाउन के दूसरी साइड पर था। अभी क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। अब इनको जो वो नर्सिंग जो होम था जहां पर की जिम मैकफरसन थी, उनको वो जगह आसानी से मिल गई। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द
कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंगल ऑफ द टॉप। और जब ये उस सेंटर जो सॉरी नर्सिंग होम के अंदर जाते हैं तब वहां पर इसको क्या दिखता है कि वहां पर खूब सारे डेकोरेटिव पेपर चेन्स लगे हुए थे, वो क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे, जगह जगह पर लाइटें लगी हुई थी क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था, तो खूब सारी डेकोरेशंस की गई थी वहां पर। I said I was friend who come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। और इसको ऐसा लग रहा था या फिर ये ऐसा सोच रहा था कि मैं जिम मैकफरसन का कोई रिलेटिव हूँ और उनके लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। I could see through into the dining room where the everyone was wearing a paper hat and singing। और जब इसने अंदर डाइनिंग रूम के अंदर झांक करके देखा तब इसको क्या दिखा कि वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने पेपर हैट पहन रखी थी और सभी लोग गाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड द सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो भी हॉस्पिटल के अंदर एक वो नर्सेज होती हैं उन सब के ऊपर एक हेड जो नर्स होती है उसको बोलते हैं अपन मैट्रॉन, ठीक है। तो वहां पर एक मैट्रन भी थी जिन्होंने क्या कर रखा है, तो उन्होंने भी एक पेपर की कैप पहन रखी थी और वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और जो ये राइटर जब वहां पर गए तो इनको देख करके और ज्यादा वो खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। मिन्स पाई मतलब एक तरह का केक, जैसे कि अपन डिफरेंट तरह की जो पाई होती है वैसे एक मिन्स पाई होती है। तो उन मैट्रन ने इन राइटर को एक खाने के लिए एक मिन्स पाई का एक पीस दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग टू द कॉरिडोर। और वो उनके साथ में कॉरिडोर की तरफ जा रही थी जहां पर कि जो कि मिस मैकफरसन थी उनको ये राइटर को छोड़ने के लिए एक कॉरिडोर की तरफ ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स। और ये उसको जाते जाते बताती है कि जो मिसेस मैकफरसन थी वो बाकी लोगों के साथ नहीं है, उनको अलग से एक जगह पर रखा गया है। शी टोल्ड मी, उन्होंने उसको बताया। शी हैज रेदर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट वाज बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। और वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, ठीक है, वो थोड़ा सा अपनी वो डरी हुई थी या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज थी, इसलिए उनको रेस्ट करने के लिए एक अलग से एक रूम के अंदर उनको भेज दिया गया था। शी हैज नो फैमिली यू नो। और वो उनको बताती है कि भाई उनकी कोई फैमिली नहीं है या फिर उनका कोई घर वाला है नहीं। नो वन विजिट, तो उनसे मिलने के लिए भी कोई नहीं आया था। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैटर उनको बोलती है कि हो सकता है कि आपको देखकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाए। She took me into a conservatory with wicker chairs and the potted plants all around and left me। तो वो जो मैट्रन थी उसको कहाँ पर छोड़ के चले जाती है, एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर कि खूब सारे पॉटेड प्लांट्स रखे हुए होते हैं, खूब सारे गमले रखे हुए होते हैं और एक चेयर के ऊपर मिसेस मैकफरसन बैठी होती हैं। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और जो वो मिसेस मैकफरसन थी वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो दोनों हाथ थे उनके लैप्स के अंदर छुपा करके बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। और उन्होंने तब बालों का एक जूड़ा बनाया गया था। विस्पी बन का मतलब होता है जो पीछे अपन बालों का लेडीज एक वो जूड़ा बना लेती है तो बोलते हैं विस्पी बन। तो उन्होंने एक जूड़ा बना रखा था, व्हाइट उनके बाल थे और उन्होंने उसके अंदर एक पिन डाल रखी थी। शी वॉज गेजिंग आउट ऑफ द गार्डन। और वो क्या कर रही थी, खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ गेज कर रही थी, मतलब घूर रही थी। गेजिंग का मतलब क्या होता है? घूरना। जब अपन किसी चीज को बहुत देर तक ध्यान से देखते रहते हैं उस चीज को कहते हैं गेजिंग या फिर घूरना। तो वो जो लेडी थी वो खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। हेलो आई सेड। तो ये जो राइटर है इन्होंने जाकर के उनको कहा कि हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और मुड़ी, मिसेस मैकफरसन मुड़ी और उनकी तरफ ध्यान से काफी देर तक देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी। तो ये उनको विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। तो ये उनके पास जाते हैं और जो लेटर लेके आते हैं उनको दिखाते हैं कि मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स। मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब ये उससे बात कर रहे थे लेकिन उनकी नजरें, मिसेस जिम मैकफरसन की जो नजरें थी ये उस राइटर के या फिर जो इनको वो गिफ्ट देने आए थे या फिर जो उनको लेटर देने आए थे उनके फेस से बिल्कुल नहीं हट रही थी। मतलब वो लगातार उनके फेस की तरफ देखे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और उसने वो जो टिन का बॉक्स था जिसके अंदर इनको लेटर मिला था वो टिन का बॉक्स लेकर के आए थे। उन्होंने उस टिन के बॉक्स को खोला और उससे एक लेटर निकाल करके उनको दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लाइट अप विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस became suffused with a suddenly glow of happiness। और जैसे ही उस लेटर को देखती हैं, उस टिन के बॉक्स को देखती हैं तो इनका आईज जो है वो एकदम लाइट अप हो जाती है। मतलब
एक ऐसी अजीब सी उनके आंखों में एक चमक आ जाती है। रिकॉग्नाइजेशन, हर फेस बिकम सफस्ट विद ए सडनली ग्लो, और उनके फेस पे एक सडनली ग्लो आ जाता है, मतलब अचानक से उनको कुछ ऐसा याद आ जाता है, जिनके इनकी आंखें चमक उठती है, इनके फेस पे एक तरह से ग्लो आ जाता है, जैसे कि इनको कुछ याद आ गया हो। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और ये उसको एक डेस्क के बारे में बताता है। ये जो राइटर थे, ये मिस कोनी को एक डेस्क के बारे में बताते हैं, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, और वो सब कुछ उनके बारे में बताता है कि भाई कैसे वो टेबल को लेकर के आए, कैसे उन्होंने वो लेटर निकाला, कैसे वो ड्रॉस निकाली, ये सब उनको कहानियां सुना रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इनको लगता है कि जो मिसिस कोनी थी, ये उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड अ लेटर ट्रेंडली विद हर फिंगरप्रिंट्स, और ये मतलब थोड़ी देर तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया मिसिस कोनी ने, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, लेटर को अपने हाथ से या अपने फिंगर से पकड़ा। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और सडनली मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी जो आंखें थी उनमें आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे डियर। मिसिस कोनी है, वो उसका जो वो राइटर है, उनका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो, मतलब आज क्रिसमस है और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुमने मुझे क्रिसमस का आज तक का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दिया है, जो कि अपना लेटर का जो टाइटल है कि ये है कि जो मिसिस कोनी है, जो वो राइटर है, उनको अपने हस्बैंड समझ रही है और उनको बता रही है कि भाई तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस तक आ जाऊंगा और तुम आज मुझसे मिलने के आ गए। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और उनको बोलती है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आकर के बैठो। अब ये उनको क्या समझ रही है, इनको समझ रही है जिम मैकफरसन, जो मिसिस कोनी है उसको समझ रही है अपना हस्बैंड, जिनका नाम क्या था, जिम मैकफरसन। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और ये जो राइटर है ये भी उनके पास जाकर के बैठ जाते हैं। एंड शी किस्ड माई चीक, और वो उनकी चीक पर, उनके गाल पर वो उनको किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, एवरी डे, और हर रोज पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर यू वॉइस इन माई हेड, आई ऑलवेज मेड मी फील यू, और वो उनको बताती हैं कि मैं हमेशा से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, तुम्हें फील करना चाहती हूँ। वर विद मी एंड नाउ यू आर, मैं हमेशा से ये फील करती थी कि मेरे साथ हो, या फिर तुम हमेशा से मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें घूमती रहती थी, तुम्हारी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज सच में तुम मेरे सामने आ चुके हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब तुम वापस आ चुके हो, और मैं चाहती हूँ कि ये लेटर जो है, जो तुम ये लेटर लेकर के आए हो, कि तुम मुझे तुम्हारी वॉइस में, तुम्हारी आवाज में पढ़ करके सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे साथ, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर। तो मिसिस कोनी है, वो उनको अपना हस्बैंड समझ रही है जिम। वो जो लेटर लेकर के आए थे, तो मिसिस कोनी उनको बोलती हैं कि ये जो लेटर है, मैं ये तुम्हारी आवाज में तुमसे सुनना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का एक केक बनाया है, जो कि क्या था, मर्जीपान। देखिए मर्जीपान ऐसा दिखता है, ये कुछ केक की तरह का होता है, जिसके ऊपर ये जो फिलिंग होती है, या फिर ये जो कवरिंग होती है, जिसको अपन मर्जीपान बोलते हैं। तो कोनी हमेशा जिम के लिए वो अपनी ये मर्जीपान बनाया करती थी, और आज भी उसके पास जिम के लिए, मतलब जो कि जिम नहीं है, लेकिन मिसिस कोनी उनको जिम समझ रही थी। उनको क्या बोलती है कि देखिए मेरे पास आज भी तुम्हारे लिए क्या है, मर्जीपान है। आई नो हाउ मच यू लव टू मर्जीपान, और मुझे पता है तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो, कोई लाइंस, कोई मीनिंग नहीं समझ आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।